आप सबको। आशा है आप सब कुशल से हैं और लॉकडाउन के नियमों का भली भांति पालन कर रहे हैं। आज मैं डिस्क्रिमिनेशन पर बात करूंगी। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि बातचीत में उन सब को इंक्लूड कर लूँ, तो अपने अकॉर्डिंगली देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस भेदभाव, तो दुनिया में तो इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। चाहे आप रंग भेद की बात करें, श्वेत अश्वेत, चाहे अप्रवासियों की, चाहे जातीय प्रांतीय हमलों के आधार पर, तो दुनिया में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। लेकिन अभी हम भारतवर्ष से इसको जोड़ेंगे। 1933 में जर्मनी में अडोल्फ हिटलर ने एक नस्लीय साम्राज्य स्थापित किया। यहूदियों और नाजियों का खूनी संघर्ष, होलोकॉस्ट याद होगा आपको, बहुत बड़ा नरसंहार था। 60 लाख से ज्यादा यहूदी मारे गए। हिंसा कभी किसी का भला नहीं करती। आप नेल्सन मंडेला की बायोग्राफी देखेंगे, 27 बरस से ज्यादा वो जेल में रहे और दुनिया में तमाम लोगों ने इससे जुड़ा संघर्ष किया। मैं विषय पर आऊंगी। 19 अप्रैल को हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया कि कोरोना धर्म जाति संप्रदाय इन सब से जुड़ा नहीं है, एक वायरस है, और लोगों से अपील की धार्मिक भावनाओं से इसे जोड़कर ना देखें। हालांकि पिछले महीने की 18 मार्च के जनता कर्फ्यू के आह्वान के बाद से देश में जिस तरह के हालात थे, हालांकि WHO ने भी इसको पैराडेमिक घोषित किया, वो तो किया, उसके बाद एक वार्निंग ये भी दिया कि ये वायरस है, कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं है। लेकिन क्यों प्रधानमंत्री को 19 अप्रैल को, एक महीना एक दिन बाद, पुनः ये ट्वीट करना पड़ा, जबकि एक महीना एक दिन से हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया हमको लगातार ये मैसेज दे रही थी कि जैसे एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया फैलता है, वैसे ही एक समुदाय विशेष से कोरोना फैलता है। कॉमन आदमी में ये परसेप्शन को बिठाए जाने की पुरजोर एक कोशिश थी। प्रधानमंत्री जी के ट्वीट के बाद ये होता है कि इस्लामिक जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहां की प्रिंसेस का एक घटना को 4-5 दिन हो चुका है, समय के अभाव में बात नहीं हो पाई। यूएई की प्रिंसेस ने एक ट्वीट, जो यहाँ पर हमारे कंट्री में जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह का एक सांप्रदायिक भेदभाव का जो माहौल है, उसको देखते हुए बीजेपी के एक सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने अमीराट्स की वुमेन के लिए एक ऑर्गेज्म से रिलेटेड एक बहुत ही वल्गर और वाहियात ट्वीट 5 बरस पहले किया था। 2015 के उस ट्वीट को संज्ञान में लेते हुए और भी यूएई की इन्फ्लुएंशियल जो उनकी शाही परिवार है, उन्होंने उसमें दखल देते हुए उस पर कुछ एक्शन लेने की प्रधानमंत्री जी से मांग की। इसमें जो हमारे एम्बेसडर हैं एमिरेट्स के, पवन कपूर जी, उनका भी एक स्टेटमेंट आया। पहले प्रधानमंत्री जी ने लिंक्डइन प्रोफाइल पर ये बात लिखी थी। शायद उन्हें लगा हो कि कभी भी उन्होंने अपने समर्थकों को, चाहे गौरी लंकेश का मर्डर रहा हो, चाहे कालबुर्गे, चाहे दाभोलकर, चाहे पंसारे, चाहे देश में जो भी हालात रहे हों, चाहे डिबेट टुकड़े टुकड़े गैंग पर हुआ हो, चाहे शाहीन बाग पर हुआ हो, चाहे एनआरसी पे हुआ हो, चाहे सीएए पे हुआ हो, चाहे पालघर पे हुआ हो, कभी प्राइम मिनिस्टर का कोई ऐसा स्टेटमेंट आया नहीं। हमेशा मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी जैसा रहा। तो ये स्टेटमेंट, लेकिन खैर दबाव का स्तर जो भी था, श्रीमान एम्बेसडर पवन कपूर जी के बाद प्रधानमंत्री जी का ये ट्वीट पर भी ये एक्सप्लेनेशन इस तरह का आया। अब जैसा कि होता है कि जो ऐसे ट्वीट्स करते हैं, वो तेजस्वी सूर्या सांसद हैं, या वो बबीता फोगाट हैं, या वो रंगोली चंदेल हैं, या वो साध्वी प्रज्ञा हैं, जो भी लोग ऐसा माइंडसेट रखते हैं, वो स्पाइनलेस ही होते हैं। क्योंकि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में आप पॉइजनस हो रहे हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि आप जब जमीन पे उतरेंगे तब कैसा होगा। खैर, उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ चैनल्स पे यूएई की प्रिंसेस ने जब वो जुड़ी तो उन्होंने कहा भी कि वी कंसिडर इंडियंस एज हम्बल, जेनरस एंड ग्राउंडेड। हम भारतीय लोगों को बहुत ग्राउंडेड, और वो हमारी धरती पर काम करते हैं, बदले में उन्हें उसका पैसा और उनका वाजिब सम्मान भी मिलता है। तो क्या आप हमारी देश की महिलाओं को इस तरह से मतलब इतना गैर वाजिब स्टेटमेंट, या जो भी आपके कंट्री, बहुत उन्होंने हम्बल और बहुत पोलाइट वर्ड्स में अपनी बात को कहा। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, 57 देश हैं, उन्होंने एक संयुक्त दबाव बनाया। प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर पर भी लिखा, तेजस्वी सूर्या जी ने माफी भी मांगी, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अलावा परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है, उसने भी इस विषय पर दबाव बनाया।
प्रिंसेस का कहना सही था, 60 बिलियन करीब खाड़ी देशों से, 120 बिलियन करीब ये आपके अरब देशों से भारत को मिलता है। और यूनाइटेड नेशंस का एक आंकड़ा मैंने देखा, 18 का है हालांकि वो, तो 17 मिलियन हमारे लोग ओवरसीज में काम करते हैं। ये बहुत बड़ी डिजिट है, और वो 17 मिलियन किसी खास समुदाय के नहीं हैं। अब जैसे गल्फ कंट्रीज में मेनली कंस्ट्रक्शन, गैस और पेट्रोलियम का वर्क होता है, तो पेट्रोलियम के हमारे वहाँ काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और बहुत सारे लड़के जो हैं वो बीटेक पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी करके गल्फ को बहुत अच्छे पैकेजेस पे ऑप्ट करते हैं। एक छोटा सा डेटा है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में हमारे 34,25,144 लोग काम करते हैं। सऊदी में 25,94,949 लोग काम करते हैं। कुवैत में 10,29,861 लोग काम करते हैं। ओमान में 7,81,143, कतर में 7,45,775, बहरीन में 3,26,658। ऐसे ही पूरी दुनिया में हम लोग काम करते हैं। जैसे आपने अभी प्रवासी मजदूरों को आपने लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर देखा, ऐसे ही बहुत सारे अप्रवासी भी पूरी दुनिया में भारत से काम करते हैं। अगर बांग्लादेश देश जैसे करीबी देश की भी हम बात करें तो 10,000 से ज़्यादा हमारे भारतीय साथी वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो जो एक जहर का माहौल हम अपने देश में, हम अपने चारों तरफ फैला रहे हैं। आप सब्जी वाले के ठेले पर बुलंदशहर में झंडा लगा सकते हैं। आप अहमदाबाद में दो जातियों के बीच के 1200 वार्ड का हॉस्पिटल है, 600 अलग धर्म का है, 600 अलग धर्म का है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के तौर पर जब हम देखते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज था और इंटरनेशनल परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन था, उसके दबाव के अंतर्गत ऐसा स्टेटमेंट आया, और वो तेजस्वी सूर्या जी के बाद लगा कि चीज़ें नॉर्म आउट होंगी। अच्छा, दूसरा मैं अपने बच्चों का भी जिक्र करना चाहूँगी। GRE, GMAT, टॉफल, सैट, ACT, बहुत मेहनत से, बहुत पढ़ाई करके, बहुत मुश्किल से सिलेक्शंस होते हैं, फिर पासपोर्ट, वीज़ा, फिर एजुकेशन लोन, बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करके हमारे जो छात्र हैं वो दुनिया के 90 देशों में, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के डेटा के मुताबिक 7,52,755 हमारे छात्र दुनिया के 90 देशों में पढ़ते हैं। अच्छा, अब सोशल मीडिया के चलते दूरियां बहुत कम हो गई हैं। कोई भी होने वाली घटना ज़रा देर में दुनिया का सबक होती है। दुनिया हमें कैसे देख रही है और हमारे लोगों को कैसे कंसिडर कर रही है। हमने भीड़ में घेर के कुछ लोगों को मार दिया, जिन्होंने मारा उनको माला पहना दिया, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जिसका करवा यहाँ रख रहे हैं और व्हाट्सएप पे जिस पेट्रोलियम इंजीनियर की वाइफ अपना करवा खोल रही है, अगर उसको कल को वहाँ किसी ने काट के फेंक दिया या समुंदर में बहा दिया, या वो हमारे बच्चे जो लाखों 7,52,755 बच्चों में कोई 2-4 बच्चे भी किसी भी नस्लीय भेदभाव या जातीय या प्रांतीय घटना के शिकार होते हैं, तो उसका दर्द कैसा होगा। देखिए, मदर चाहे कमलेश तिवारी की हो और चाहे वो अम्मी नजीब की हो, उसका दर्द तो एक जैसा होता है। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने UAE और फ़िलिस्तीन बात किया, और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बहरीन, इजिप्ट और गल्फ़ की कुछ कंट्रीज़ में बात किया। ये कल की बात है। प्रधानमंत्री जी ने बात किया या हमारे विदेश मंत्री ने बात किया, या उन्हें ये जस्टिफाई करने की कोशिश किया कि इंडिया में कोई ऐसा इस्लामोफोबिक एनवायरनमेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हमने दुनिया में जो हमारे लोग हैं उनके लिए परेशानी तो पैदा कर ही दी है, क्योंकि जो वो दूर से देख पा रहे हैं और जो हालात वास्तविक हैं, तो हम किसको किसको जस्टिफाई करेंगे। इसीलिए मैंने होलोकास्ट का एग्जाम्पल दिया, नाजी का दिया, यहूदी का दिया, और दुनिया के और रंग भेद और जातीय प्रांतीय हिंसा की बात की। तो अभी विदेश मंत्री बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है, आज प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात की है, तो उसमें भी कुछ बातों को रमज़ान से कहा। लेकिन बीते एक लंबे समय से मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह का माहौल बना रही है, बल्कि हम हमारे गृह मंत्री को कहेंगे कि 27 दिसंबर को उन्होंने स्टेटमेंट दिया दिल्ली की एक रैली में, टुकड़े टुकड़े गैंग, किसी ने RTI फाइल किया, उसने टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में इंफॉर्मेशन मांगा, तो उसके मेंबर्स का कोई पता उसे RTI के माध्यम से नहीं मिला। फिर 26 जनवरी के आसपास उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया कि शाहीन बाग में बटन इतना ज़ोर से दबाओ कि करंट शाहीन बाग में लगे। फिर 28 को अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट आता है कि गद्दारों को गोली मारो। फिर 29 को प्रवेश वर्मा का स्टेटमेंट आता है। देखिए, मैं गिरिराज सिंह या साध्वी प्रज्ञा या कपिल मिश्रा या मैं किसी को जस्टिफाई या किसी के बारे में नहीं कहना चाहूँगी,
लेकिन जो ये पॉइजनस एनवायरनमेंट है, तो इससे इसका शिकार कौन हो रहा है? इससे किसको मुश्किल आने वाली है? अगर हम अमेरिका की बात करें तो जो नई इमिग्रेशन पॉलिसी आई है, तमाम लोगों के सपने टूट गए। जैसे ही लॉकडाउन ओवर हो रहा है, ना अप्रेजल्स हैं, ना हायरिंग है, सिचुएशंस बहुत अजीबोगरीब हैं। जैसे ही विमान चालू होगा, तो जैसे लॉकडाउन में आपने सड़कों पे मजदूर देखे हैं, वैसे ही आपको वापस आते लोग दिखेंगे। तमाम कंपनीज ने बिना वेतन के लोगों को रिवर्ट किया है। तमाम देशों से हमारे लोग वापसी करेंगे। और अमेरिका में भी चाहे वो एकोमोडेशन हो, चाहे वो सेल्स हो, चाहे रिटेल हो, रियल एस्टेट हो, हॉस्पिटैलिटी हो, इंडस्ट्रीज हो, बहुत सारे सेगमेंट्स में हमारे लोग काम कर रहे थे जो मुश्किलों में हैं। और जो ये एक एनवायरनमेंट देश के अंदर है, उसके चलते जो हमारी इमेज है, भले हमें गलत फहमी है कि हम जगत गुरु बन रहे हैं, हम विश्व शक्ति बन रहे हैं, बट वास्तविकता इसके विपरीत है। हम जो लोग हमारे बाहर हैं उन्हें खतरे में डाल रहे हैं। दूसरा मैं बात करना चाहूंगी, एक डेटा है 2014 से, ये जो गौ रक्षा सांप्रदायिक हमलों को लेकर गृह मंत्रालय का एक डेटा है। सांप्रदायिक हिंसा में 2014 में 644 घटनाएं हुई, 2015 में 751 घटनाएं हुई, 2016 में 703 घटनाएं हुई। इसमें सिर्फ गौ रक्षा के नाम पर ही 2014 में 18 गौ रक्षा 87 केसेस टोटल दर्ज की गए, जिसमें 50% विशेष समुदाय और 20% दलित। 2015 में 12 घटनाएं, जिसमें 48 लोगों को अधमरा कर दिया गया, 12 लोगों की मृत्यु है। 2016 में 24 लोगों की मृत्यु हो गई, ये हम गौ रक्षा के नाम पर बात कर रहे हैं, और 58 लोगों को अधमरा कर दिया गया। 2017 में 37 लोगों की मौत हुई और 152 लोगों को अधमरा कर दिया गया। देखिए, चाहे अखलाक हो, चाहे रकबर हो, चाहे पहलू खान हो, चाहे सुबोध सिंह हो, चाहे टोटल 4 वर्षों में 134 लिंचिंग है। पिछले 1.5 वर्ष का मेरे पास डेटा नहीं है। तो जो हालात हैं, प्रधानमंत्री जी ने कल बात किया, विदेश मंत्री बात कर रहे हैं, राजदूतों ने बात किया है। लेकिन जब मुश्किलें और मुसीबतें आएंगी तो हमारे और आपके बच्चे और परिवारजनों पे आएंगी। तो हम लोगों का भी ये निजी दायित्व है कि हम समाज में सामंजस्य बनाए रखें। अगर हम हिंसा को बढ़ावा देते हैं, अगर हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा फेक और फोटोशॉप्ड चीज़ों को आगे फॉरवर्ड करते हैं, अगर हमारे चलते पूरी दुनिया में कहीं भी कोई जो पढ़ने लिखने गया है, जो अपने परिवार की रोजी कमाने गया है, उसके ऊपर कोई हिंसा होती है, तो हम भी उसमें जिम्मेदार हैं। तो हमें भी थोड़ा नैतिकता का परिचय देना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। दूसरा, क्योंकि आप अखबारों से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी से किसी प्रकार के मानक की, किसी प्रकार के नियम की कोई अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तीसरा, क्योंकि किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, एक टॉक्सिसिटी कैंपेन है जो चलता ही जा रहा है, जिसके रुकने का कोई सिलसिला ही नहीं है। जैसे आपने तबलीगी जमात को लेके मुझे भी बहुत क्वेश्चंस आए कि मैम आपने इस पर कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। अभी जो 14 तारीख को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आह्वान किया, उस दिन वी द पीपल ऑफ इंडिया एक लाइन बोल के, उस दिन अम्बेडकर जी की जयंती भी थी, बट उन्होंने पूरा प्रियम्बल पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं समझी। उन्होंने कहा कि हमने बहुत पहले थर्मल स्क्रीनिंग बिगिन कर दी थी। अगर उन्होंने बहुत पहले थर्मल स्क्रीनिंग बिगिन कर दी थी और दिल्ली में बैन था किसी प्रकार का आयोजन, तो फिर तबलीगी का आयोजन कैसे हुआ? अगर महाराष्ट्र में उसको परमिशन नहीं मिली तो वो दिल्ली में कैसे हुआ? अगर दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के निर्देशन में कार्य करती है तो इसकी जिम्मेवारी किसको जाती है? और किसी मीडिया चैनल ने इस बात को क्यों नहीं उठाया? तो बहुत सारे सवाल हैं। तीसरी चीज मैं बात करना चाहूंगी, और इस दौरान हमने बहुत सारे फर्जी वीडियोस भी देखे। बहुत कोई पाकिस्तान का हो, कोई निर्वस्त्र होकर नर्सों के सामने है, कोई थूक रहा है, कोई एक बाढ़ है, उससे संभल के रहिए। हमें अपना देश बेहतर बनाना है और अपने लोगों को पूरी दुनिया में सुरक्षित रखना है। दूसरा मैं बात करना चाहती हूँ, ये प्रधानमंत्री से मुझे कहना था। दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहती हूँ। कल परशुराम जयंती जी के अवसर पर एटा में एक ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की नृशंस हत्या होती।
वैसे तो 100 दिन लॉकडाउन है और सब कुछ लॉक है, लेकिन हत्याएं लॉक नहीं है, क्योंकि सिर्फ लॉकडाउन के दौरान पुलिस रजिस्टर में दर्ज होने वाली हत्याओं की संख्या 100 से ज्यादा है। विगत 2.5 वर्षों का जब हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल देखते हैं तो द प्रिंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से, वैसे उन पर क्षत्रियवाद का आरोप लगता रहा है, किंतु ब्राह्मणों पर जो जिस प्रकार के अत्याचार हुए हैं, कुछ हैं मेरे पास। एक तो कमलेश तिवारी हत्याकांड आपको याद होगा, अखिलेश यादव जी की सरकार में उन्हें 15 सुरक्षा गार्ड मुहैया थे और योगी जी की सरकार में उनके पास 2 गार्ड थे। विवेक तिवारी हत्याकांड, झांसी में जगदीश उडैना, ये आपको याद होगा, जिंदा जला दिए गए थे। 26 जून 17 रायबरेली में 5 लोगों की नृशंस हत्या। 19 अक्टूबर लॉयर मुकेश शर्मा की हत्या। 9 अक्टूबर आदित्य नारायण तिवारी, बस्ती के ये। उसके अलावा आनंद स्वरूप मिश्रा, अधिवक्ता विजय शंकर तिवारी एवं शिशिर त्रिपाठी, भजन गायक अमन पाठक, पत्रकार रमेश मिश्रा। तो ब्राह्मणों पर ये लगातार जो हमले, बल्कि लोग द प्रिंट की रिपोर्ट में ये भी था कि चिन्मयानंद और सेंगर सरकार को, योगी सरकार को इन दोनों अपराधियों को बचाने का श्रेय जाता है और इनके क्षत्रिय कनेक्शन के चलते इनको बचाया गया। अगर लोगों में ऐसी बात है तो ये बहुत ही शर्म की बात है। योगी आदित्यनाथ जी का जो 2.5 बरस का इकबाल है, उस पर श्रीमती ईरानी जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतर, और एक प्रतिष्ठित अखबार ने इसको हेडलाइन भी बनाया था। अब ईरानी जी कहाँ हैं और वो उस अखबार ने किस आधार पर बनाया था, लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि घटना चाहे अभी गोरखपुर में जो पंडित जी हनुमान मंदिर के कोयल दास, या टांडा में मजदूर वो रिजवान जिसकी पुलिस उत्पीड़न से हत्या हुई, या वो हमीरपुर का कुम्हार जिसके परिवार के साथ ज्यादती हुई, तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को अपराध एवं कानून व्यवस्था पर एक श्वेत पत्र लाना चाहिए, क्योंकि लोगों में आक्रोश है, ये उचित नहीं है। तीसरा, मैं एक दलितों एवं आदिवासियों के विषय में भी जरूर कहना चाहूंगी। सिर्फ 2015 का डेटा लें तो 38,000 मुकदमे करीब दर्ज किए गए। मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के मुकदमे वापस ले लिए गए, लेकिन चंद्रशेखर रावण नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जेल के अंदर है। जाति सूचक आवाज लगाइए, जाति सूचक विशेषणों का इस्तेमाल करिए, उन पर हिंसा हो तो उस पर कार्यवाही ना हो। आदिवासियों की मुर्गियां उठा लीजिए, बकरियां चुरा लीजिए, मजूरी मत दीजिए, अत्याचार बढ़ाइए। जो 70 वर्षों में हमने जो व्यवस्था पैदा की थी, इसलिए तो नहीं। अगर सांप्रदायिकता और अराजकता की हर तबके में ये स्थिति है तो खतरे में कौन है? बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक या फिर हिंदुस्तान? तो ये सोचने का विषय है, इस पर जरूर विचार करना चाहिए, मुझे लगता है। और ये एक पहलू है भारत का, ये एक पहलू है जहां किसानों का भुगतान नहीं होता, जहां संक्रमण की जांच नहीं हो रही है, जहां पीपीई किट्स नहीं है, जहां राशन की लाइनों में लोग लगे हैं, जहां सड़कों पे लोग भटक रहे हैं। ये एक पहलू है। एक दूसरा पहलू भी है कि प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्राओं पे 2443 करोड़ रुपए खर्च हुआ, मतलब 2430 करोड़ रुपए टोटल खर्चा है ये प्रधानमंत्री जी इस वक्त वैसे ही बहुत स्ट्रेस्ड होंगे, क्योंकि देश में लॉकडाउन है और विदेशों की सीमाएं सील हो गई हैं। इतने बरस तक लगातार उन्हें हिंदुस्तान में रहने की आदत भी नहीं है। दूसरा, भारत सरकार, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके विज्ञापन का 4443 करोड़ रुपए। तो आप समझ लीजिए कि एक भारत वो है। ऑक्सफैम इंडिया का एक सर्वे है जिसके मुताबिक देश की कुल संपत्ति का 58% 1% लोगों के पास है। ऑक्सफैम इंडिया का एक और सर्वे है जिसके मुताबिक 2017 का यह डेटा है कि उन 1% लोगों में जिनके पास भारत की कुल 58% संपत्ति है, उन 1% लोगों की 2017 में 20.9 लाख करोड़ की संपत्ति में इजाफा हुआ है। जब उस 1% की संपत्ति में सिर्फ 2017 में 20.9 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है
कि बेटी की शादी में बियॉन्सी आएगी और बेटे की शादी में मरून 5। ये विसंगति है। लेकिन खैर, अपना मास्क खुद बनाइए, अपने आप योग करिए, आत्मनिर्भर बनिए, इधर उधर थूकिए नहीं, संक्रमण से सुरक्षित रहिए, 2 गज का कॉन्सेप्ट फॉलो करिए, देश हित में योगदान करिए, समय पे टैक्सेस पे करिए और लोगों को रोजगार दीजिए, वृद्धों का ध्यान रखिए। देश हम चला लेंगे, देश की परेशानी मत लीजिए। एक तरफ ये सब चल रहा है कि किट्स नहीं है, दूसरी तरफ फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग ने जियो में 43,574 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ये भी हमारा ही भारत है। विपक्ष के तमाम बार कहने के बाद कि 20,000 करोड़ का जो ये नई संसद और राजपथ के ब्यूटिफिकेशन का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसको रद्द किया जाए और इस पैसे को मध्यम वर्ग को कोई मतलब 1 महीने की मेंटेनेंस भी माफ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी और बाकी चीजों को तो आप छोड़ ही दीजिए। 1,20,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है। एक तरफ रोड ही नहीं है, दूसरी तरफ ये योजनाएं हैं। एक तरफ BSNL, MTNL और देश के तमाम संसाधन बेच दिए गए, दूसरी तरफ LIC संकट में खड़ा है, बैंकों की दुर्व्यवस्था ये है, और दूसरी तरफ प्रोजेक्शन ऐसा है। तो हकीकत और तस्वीर में कितना फर्क है। तमाम उम्र ही खता करते रहे, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे। तो थोड़ी चीजों को अच्छे से गौर करें और एक अच्छा और शांति प्रिय माहौल बनाने में मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूंगी। ये कुछ डेटा और कुछ विषय था और मैं सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन पर ही बात करना चाहती थी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। जब तक हम एक दूसरे के विचारों से सहमत हैं तब तक बहुत अच्छी बात है। लॉकडाउन ओवर हो जाएगा, शायद आप भी बिजी हो जाएंगे और मैं भी। चलिए, बहुत धन्यवाद।